नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमावत, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। विद्यार्थियों, आप हमारे इंस्टीट्यूट से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड NIOS से प्रायोजित है। यह कोर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। विद्यार्थियों, आपके प्रथम वर्ष DNYS कोर्स के अंदर 3 प्रैक्टिकल और 3 थ्योरेटिकल पेपर हैं। तो जो थ्योरेटिकल पेपर हैं उनको हम आज जो वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं, ये इससे पहले भी 811 और 812 जो सब्जेक्ट कोड था वो हम पढ़ा चुके हैं और उसके सारे वीडियो जो सीरीज़ है वो हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं। तो विद्यार्थियों, अभी जो हम पढ़ रहे हैं 813 जो सब्जेक्ट कोड हैं आपके शरीर रचना और क्रिया और योग के महत्व के बारे में, तो इसका जो है लगभग 6 चैप्टर जो है हमने पढ़ाने हैं। उसके बाद में 4 चैप्टर और रहेंगे, लगभग 10 चैप्टर हैं इसके अंदर कवर किए गए। तो उसमें जो छठा चैप्टर है वो आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले 5 चैप्टर के हमने वीडियोज़ हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो छठा चैप्टर जो है वो श्वसन तंत्र की संरचना, क्रियाविधि और योग के प्रभाव के बारे में हमको जानकारी देता है। तो मानव शरीर में स्थित वह तंत्र जो वायुमंडल की ऑक्सीजन को श्वास के रूप में हमारे शरीर के अंदर लाकर कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसे आंतरिक कोशिकाओं की कार्बन डाइऑक्साइड को बाह्य मंडल में जो छोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करता है वो श्वसन तंत्र कहलाता है। इन पंक्तियों से ये समझ में आता है कि जो भी बाहर जो ऑक्सीजन की मात्रा है, हमारे जो वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको श्वसन द्वारा अंदर लेना है और प्रश्वास द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के अंदर बन रहा है उसको फिर से वायुमंडल में छोड़ देना है। कि जो पूरी प्रक्रिया है वो श्वसन तंत्र कहलाता है। तो श्वसन तंत्र जो है उसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो है बाह्य श्वसन और एक है आंतरिक श्वसन। तो इसके कुछ संरचना है जो आपके शॉर्ट नोट्स में या फिर आपकी पुस्तकों में अवेलेबल होगी, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं अभी। तो श्वसन की जो पूरी प्रोसीजर है वो एक सीक्वेंस में चलती है। तो जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले नासिका से श्वास जो है नासिका गुहा तक जाती है, फिर नासिका गुहा से ग्रसनी तक जाती है, ग्रसनी से स्वर यंत्र, स्वर यंत्र से श्वास नली, फिर श्वास नली से श्वसनी एवं श्वसनिकाओं में जाती हैं, श्वसनिकाओं के जरिए वायुकोश में जाती हैं, वायुकोश से फेफड़ों में और डायफ्राम की मदद से ये सारी प्रोसीजर कवर होती हैं। तो ये सारे अंग जो है वो हमारे श्वसन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। सभी अंगों की संरचना और कार्यों का वर्णन इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले तो नासिका और नासिका गुहा के बारे में जानेंगे। तो श्वसन तंत्र का प्रारंभ जो है नासिका द्वारा होता है। नासिका जो नाक को हम कहते हैं, नासिका के छोर पर 2 नासा छिद्र होते हैं। नासिका का उपस्थिति में जो संरचना है उसके अंदर का भाग नासिका गुहा कहलाता है। जो उपस्थिति वाला जो भाग है उसके अंदर जो स्पेस बना हुआ है उसको नासिका गुहा कहते हैं। इस नासिका गुहा में 3 वक्रीय पेशियाँ, 3 एक कर्व ली हुई कुछ पेशियाँ होती हैं नेजल कॉन्च के अंदर। तो जिसमें से एक तो होती है सुपीरियर नेजल कॉन्च, दूसरी होती है मीडियल नेजल कॉन्च और लास्ट वाली जो होती है इंफीरियर नेजल कॉन्च। ये 3 प्रकार की जो वक्रीय पेशियाँ हैं इनका एक प्रमुख रूप से कार्य होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो संरचना हमने पढ़ी नासिका गुहा तक की, अब नासिका एवं नासिका गुहा के कार्य क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो नासिका गुहा में स्थित जो टर्बाइन अस्थियाँ जो हमने बोली थी, वक्रीय जो अस्थियाँ थी, सुपीरियर नेजल कॉन्च, इंफीरियर और मिडिल नेजल कॉन्च, तो ये क्या करती है कि नासा मार्ग को चक्रदार बनाती है। तो जब भी श्वास जाता है तो इसमें से घूमकर जाने से क्या होता है कि एक तो टेम्परेचर जो होता है श्वास का वो हमारे शरीर के तापमान के अकॉर्डिंग हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर जो गंदगी वगैरह होती है उसको भी क्लीन करने में मदद करती हैं। तो फिर उसके बाद में साथ ही इसको नम करने का भी कार्य करती है। क्यों? क्योंकि नासिका गुहा के अंदर श्लेष्मा ग्रंथियाँ होती है जो श्लेष्मा का श्रावण करती है, एक म्यूकस को सिक्रेट करती रहती है। तो उसके साथ में मिलकर जो वायु होती है नम हो जाती है और वो हमारे लंग्स में जाने के लिए कैपेबल हो पाती है। फिर जब नासिका जो है जहाँ पे खुलती है, हमारे अंदर की तरफ जो 2 छेद हैं वो जहाँ खुलते हैं वो वाला जो भाग है उसको ग्रसनी कहा जाता है, फेरिंग्स कहा जाता है। तो जो नाक वाला जो एरिया है जो ऊपर नाक के ऊपर की तरफ जो कवर्ड है हमारे हड्डी के कारण, जो अंदर की तरफ जो ऊपर की तरफ जो एक तल आता है, तालू बोलते हैं उसे, उसको नेजोफेरिंग्स बोला जाता है। क्योंकि नाक से जुड़ा हुआ जो उसका जो पोर्स खुलते हैं अंदर की तरफ वो वहाँ होते हैं, तो इसको नेजोफेरिंग्स बोला जाता है। वैसे मुख का भी होता है, मुख जहाँ अंदर में खुलता है उसको ऑरोफेरिंग्स बोला जाता है। ये जो पूरा जो एरिया है
मुंह के पीछे की तरफ जो देखेंगे एक कर्व संरचना होती है, एक पीछे से कीप नुमा संरचना होती है। तो उसका ऊपर का भाग जो होता है वो नेजल से जुड़ा हुआ होता है, सेंटर वाला पार्ट जो है अपने मुख से जुड़ा हुआ होता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो दो जगह पे काम करता है, एक तो श्वास नली के लिए और एक हमारी भोजन ग्रहणी के लिए, जो भोजन की ग्रसनी है, जो आहार नाल की ग्रसनी जो काम करती है, तो वहाँ तक जुड़ा होता है। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको ये जानना जरूरी है कि जो नेजोफेरिंग्स होता है वो ओरोफेरिंग्स से श्वास जाती हुई नेजोफेरिंग्स से होते हुए ओरोफेरिंग्स से होते हुए फिर लैरिंगोफेरिंग्स तक जाती है। लैरिंगोफेरिंग्स मतलब हमारे स्वर यंत्र से भी वो जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से हमारे श्वास नलिकाओं में जाती है और बाकी श्वसन क्रिया पूरी होती है। फिर इसमें हम पढ़ते हैं फेरिंग्स के बारे में। हमने पढ़ लिया कि तीनों चीज़ होती है। तो नासा जो ग्रसनी है, नेजोफेरिंग्स क्या होता है कि नासिका के पीछे की ओर जो कोमल तालु वाला भाग है, इसमें नासिका के जो दो छिद्र आकर खुलते हैं। फिर मुख ग्रसनी में क्या है कि जो तालु वाला जो भाग था ऊपर वाला जो है नेजोफेरिंग्स वाला भाग, वो वहाँ से लगाकर अपने एपिग्लोटिस होता है, बीच में एक कंठ आच्छद होता है, जो क्या करता है हमारे श्वास नलिका को और अपने आहार नाल को दोनों को कवर करने का काम करता है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक ढक्कन जैसे श्वास नलिका के ऊपर आ जाता है, जिससे भोजन अंदर जाता है फिर वापस खुल जाता है। तो वहाँ तक इसका हिस्सा रहता है। फिर उसके आगे जो है लैरिंगोफेरिंग्स है, जो स्वर यंत्र है उससे जो जुड़ा हुआ हिस्सा है वो स्वर यंत्र ग्रसनी कहलाती है। फिर ग्रसनी के कार्य क्या क्या है? तो ग्रसनी श्वसन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है और ये भोजन और हमारे श्वास का दोनों का संबंध करती है। इसके आगे हम पढ़ेंगे स्वर यंत्र लैरिंग्स, जो जिससे हमारी ये जो आवाज़ बाहर आती है वो स्वर यंत्र के कारण होती है, उसे लैरिंग्स कहा जाता है। तो ग्रसनी के आगे वाला भाग जो है स्वर यंत्र कहलाता है। स्वर यंत्र ऐसा अंग है जो वायु के संवहन के साथ स्वर उत्पन्न करने का भी कार्य करता है। श्वास तो लेता ही है, छोड़ता भी है, पर उसी साथ में ये जो साउंड निकल रहा है हमारे अंदर से, वो अंदर जो एक स्पेसिफिक टाइप के कार्टिलेजेस के कारण जो एक तंत्र बना हुआ है अंदर की तरफ, उसके वाइब्रेशन, उसके कंपन के द्वारा ये स्वर उत्पन्न हो पाते हैं, जिसे वोकल कॉर्ड कहा जाता है। जैसे गिटार के अंदर तार होते हैं, संतूर जो होता है उसके अंदर तार होते हैं, जिसको छेड़ने से एक वाइब्रेशंस के कारण एक साउंड उत्पन्न होता है। ठीक वैसा ही हमारे गले के अंदर लैरिंग्स के अंदर है ना वोकल कॉर्ड्स होते हैं, छोटी छोटी पतली पतली रेशेदार संरचनाएं होती है जो थोड़ी मजबूत होती है, कार्टिलेजेस और अच्छी मजबूत मांसपेशियों से बनने के कारण क्या होता है, जब भी हमारे श्वास उससे टकराती हैं स्पेसिफिक तरीके से तो एक साउंड उत्पन्न हो पाता है। फिर आगे जो आती है जो स्वर ग्रंथि है और जो स्वर यंत्र है हमारा, उसके जस्ट नीचे से एक चीज़ चालू होती है जिसे ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया को श्वास नली भी कहा जाता है। ये प्रमुख रूप से श्वास नली है, जो एक लंबी संरचना और सीधी संरचना होती है, जो हम इसके जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर देख सकते हैं। ये जो संरचना होती है अपने आप को खुला रखने के लिए एक फ्लेक्सिबल कार्टिलेजेस जो सी आकार की होती है, जो इंग्लिश का जो सी शब्द है उस आकार की, ये उसके अंदर छल्ले होते हैं, वो 16 से 20 छल्ले होते हैं जो इसको अंदर से खुला रखते हैं, और फ्लेक्सिबल होने के कारण नरम नरम वाला भाग होता है। ये जो हम ये यहाँ पे नीचे वाला जो भाग है, ये हमारी जो श्वास नली है, इसको हम दबा सकते हैं और उसमें एक हल्का सा कड़कपन भी रहता है, वो इन छल्लों के कारण रहता है। और इसके आंतरिक संरचना पे श्लेष्मा पाई जाती है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो गंदगी जो हवा के साथ में अंदर जाती है वो वहाँ पे चिपक जाती है और साफ हवा हमारे शरीर के अंदर जाने लगती है। श्वास नली के कार्य क्या क्या है? श्वास नली के माध्यम से श्वास फेफड़ों तक पहुँचता है। फिर श्वास नली में उपस्थित गॉबलेट सेल्स जो है वो श्लेष्मा का स्रावण करती है, म्यूकस स्रावित करती रहती है। ये क्या करता है कि श्लेष्मा नली को चिकना भी बनाए रखता है, फ्लेक्सिबल बनाए रखता है, हवा को नम करने में भी मदद करता है, और साथ ही साथ में जो बाहर से जो जीवाणु कीटाणु या गंदगी मिट्टी के धूल के कण जो आते हैं वो उसमें चिपकती है और फिर वही कफ बन के बाहर निकल जाता है। फिर श्वसनी और श्वसनिकाएँ जो है वो जो श्वास नलिकाएँ हैं उनको बोलता जाता है कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। तो इनमें क्या होता है कि श्वसनी जो है, श्वास नली जो है हमारे वक्ष गुहा में जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। जो हमारी श्वास नली थी वो क्या होता है नीचे जाके दो भागों में बढ़ जाती है, जिसको ब्रोंकाई कहा जाता है, जिसको हिंदी में श्वसनी कहा जाता है। और फिर ये श्वसनी सब डिवाइडेड होकर और आगे अलग अलग दो भागों में, तीन भागों में ऐसे डिवाइड होते होते जब एक जाल सा बुनती है उनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है, श्वसनिकाएँ कहा जाता है। तो ये जो श्वास नलिकाएँ जो है ब्रोंक्यूल्स जो होता है आगे चलकर छोटी छोटी उप शाखाओं में बढ़ती जाती है, और इसमें सबसे लास्ट में जो छोटी से छोटी शाखा जो होती है उसमें एक अंगूर के गुच्छे नुमा संरचना होती है,
जिसे एल्वुलाई कहा जाता है, हिंदी में वायु कोश कहा जाता है या वायु कुपिकाएँ भी कहा जाता है इन्हें। तो ये वायु कुपिकाएँ क्या होती है इसके बारे में जानेंगे कि वायु कुपिकाएँ जो होती है श्वसनी की सबसे छोटी शाखा वायु कोश या वायु कुपिकाएँ कहा जाते हैं, इंग्लिश में उसको एल्वुलाई कहा जाता है। तो इनको एल्वुलर डक्ट भी कहा जाता है। इन नलिकाओं का अंतिम सिरा फूल कर ना थैली के समान एक रचना बनाता है, अंगूर के गुच्छे के समान रचना बनाता है, जिसे वायुकोश कहा जाता है। तो अंगूर के गुच्छे के रूप में ये दोनों फेफड़ों में रहते हैं और दोनों फेफड़ों के अंदर बहुत सारी मात्रा में ये रहते हैं। तो जैसे श्वास अंदर जाती है तो क्या होता है कि इसकी दीवार एक्सपांड होती है और इनसे बहुत सारी जो ब्लड कैपिलरीज है, खून की बहुत सारी छोटी छोटी ना महीन बालों से भी झीनी जो रक्त कोशिकाएँ जो है, ये रक्त नलिकाएँ, वो उसके आसपास में होती है। तो ये क्या करती है कि ब्लड कैपिलरीज से ये एल्वुलाई है ना आपस में एक रासायनिक क्रिया करते हैं, जिसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो खून का आया था वहाँ पे, वो शरीर के अंदर से लंग्स के अंदर आ जाता है और जो लंग्स में ऑक्सीजन थी जो बाहर के वातावरण से हमने ली थी वो वहाँ पे उसके हीमोग्लोबिन के अंदर या खून के अंदर मिल जाती है और इस तरीके से खून का शुद्धिकरण होता है और एक आदान प्रदान से हमारा जीवन चलता रहता है और ये पूरे दिन निरंतर चलता रहता है। तो ये क्या करते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या काम क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना एल्वुलाइज का काम होता है। फिर आगे बढ़ते हैं फेफड़ों के बारे में, लंग्स के बारे में। तो लंग्स जो है गुलाबी रंग के कोमल और कोणाकार एक स्पंज रूपी संरचना होती है, एक मुलायम और स्पंज रूपी संरचना होती है। ये बहुत कोमल होने के साथ साथ में जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इनकी सुरक्षा हेतु कुदरती रूप से हमारे शरीर पर पसलियाँ बनी हुई होती हैं। जो ये बाहर वाला जो पसलियों वाला भाग है उसके प्रोटेक्शन के लिए एक आवरण रूपी काम करता है। साथ ही साथ में इस फेफड़ों को कोटिंग करने के लिए एक और पतला एक आवरण होता है जिसको प्लूरल या प्लूरा कहते हैं। तो इस प्लूरल कैविटी के अंदर है ना इसका जो फेफड़ा, अपना जो फेफड़ा है वो, और प्लूरा जो है हमारा जो फुफ्फुस आवरण भी बोला जाता है उसको, इस बीच में है ना एक लिक्विड होता है, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं उसको। तो ये फेफड़ों को रगड़ से बचाता है, साथ में बाहरी आघातों से भी उसको स्टेबल करने में मदद करता है। फिर निचला भाग जो होता है डायफ्राम से जुड़ा होता है, तो श्वास क्रिया में सपोर्टिव काम करता है। फिर बाह्य फेफड़ा जो होता है हमारा राइट फेफड़ों से अक्सर जो अधिकतर लोगों के अंदर या लेफ्ट वाला जो फेफड़ा है वो थोड़ा छोटा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है लेफ्ट की तरफ थोड़ा शेप लिया हुआ होता है, तो उसके स्पेस बनाने के लिए वो एक अलग छोटा सा उसकी साइज में मात्रा में बड़े राइट वाले से थोड़ा छोटा होता है। तो अभी ये जो छोटा होता है, तो ये लंग्स जो होते हैं ना बहुत सारे अलग अलग लोब से बनता है, अलग अलग खांचों से, समझो खांचे रूप में संरचना होती है। तो राइट साइड में 3 खांचों से बनकर एक लंग्स बनता है और लेफ्ट साइड में 2 खांचों से बनकर एक लंग्स बनता है। तो ये इसका जो है ये इसका पूरा जो काम है वो कार्बन डाइऑक्साइड जब फेफड़ों में आती है उसको निकाल कर ऑक्सीजन को शरीर में भेजने का काम करते हैं। फिर डायफ्राम जो होता है इसके नीचे जो लंग्स को ऊपर नीचे करने का काम करता है। तो ये लचीली मांसपेशियों से निर्मित श्वसन अंग है। जो डायफ्राम सबसे शक्तिशाली मांसपेशी होती है श्वसन तंत्र की। तो डायफ्राम पर टिका हुआ ये फेफड़ों को फूलने और सिकुड़ने के ऊपर नीचे होता रहता है और वक्ष व उदर को विभाजित करने का भी कार्य करता है। हमारे जो चेस्ट है और एब्डोमेन को चेंज जो दोनों डिफरेंस करने का जो कार्य करता है वो डायफ्राम करता है। अब इसकी क्रियाविधि क्या है? नाक द्वारा श्वास ली जाती है। नाक द्वारा श्वास जाते हुए अपने ग्रसन से होते हुए श्वास लैरिंग से होते हुए श्वास नली में जाती है, श्वास नली से श्वसनी में जाती है, श्वसनी से श्वसनिकाओं में जाती है, फिर श्वसनिकाओं से धीरे धीरे जाते जाते वायुकोश नलिकाओं में जाती है और फिर वायुकोश नलिका धीरे धीरे लास्ट में जाकर एक वायुकोश जो एल्वुलाइज बनी हुई है वहाँ तक ये श्वास जाती है। अब वहाँ क्या होता है कि जो शरीर से जो गंदा खून है, जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाया हुआ जो खून है, जो हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, वो वहाँ होता है। और हम जो बाहर से जो श्वास लेते हैं, जो ऑक्सीजन जो होती है, वो हमारा शरीर उसको हमारे उस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ में एक रासायनिक क्रिया के द्वारा एक्सचेंज करता है। तो उसमें क्या होता है, उस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में से कार्बन जो होता है वो निकल के कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर आ जाता है और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है उसके साथ में जुड़कर जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन था उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हैं और ये जाता है हमारी कोशिकाओं के अंदर और कोशिकाओं में फिर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और हमारी कोशिकाएं जीवित रह पाती है। तो ये इस तरीके से पूरा प्रोसीजर होता है और ये शुद्ध खून जो होता है, अशुद्ध खून जो हमारे शरीर में बड़ी रक्त वाहिनी के द्वारा लंग्स में आता है,
फिर लंग्स से कैपिलरीज के माध्यम से एल्वेओलाई के आपसी संयोग के कारण, केमिकल रिएक्शन के कारण, गैसीय रिएक्शन बोलते हैं उसको, गैसीय रिएक्शन के कारण क्या होता है, चीज़ें चेंज होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है फेफड़ों में जाकर फेफड़ों के जरिए प्रश्वास के जरिए बाहर निकल जाता है, और ऑक्सीजन जो अंदर गई थी वो हमारे ब्लड के साथ में जुड़कर शुद्ध खून रूप में हमारे हार्ट के पास में फिर से आ जाती है, और हार्ट वापस से पंप करके उसके सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो ये एक कंटिन्यू एक प्रोसीजर होने वाली एक सिस्टम रहती है, और लगातार ये प्रोसीजर चलती रहती है, और इसी को हम श्वसन कहते हैं। अब जैसे हमने पहले देखा था कि श्वसन जो है 2 प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन या आंतरिक श्वसन। तो अब तक जो हमने देखा, जो ऑक्सीजन की क्रियाविधि जो थी, ऑक्सीजन का लेन देन था, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज था, ये सारा प्रोसीजर, नाक से श्वास लेना फिर छोड़ना, ये सारा प्रोसीजर जो था कंप्लीट, वो बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है। अब एक आंतरिक श्वसन हम पढ़ेंगे। आंतरिक श्वसन कैसे हो गया कि जैसे ही लंग्स के अंदर ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर पहुंचता है, उसके बाद में ये क्रियाविधि होती है। तो इसमें क्या होता है कि कोशिका जो है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। अब सूक्ष्मतम इकाई के अंदर ये जो सारी प्रोसीजर होती है, जिसे आंतरिक श्वसन कहा जाता है। तो रक्त में उपस्थित ग्लूकोज और श्वसन द्वारा आई ऑक्सीजन का उपयोग करके कोशिकाएं जो होती है ऑक्सीकरण की क्रिया करती हैं, और उस ऑक्सीकरण की क्रिया में 2 चीज़ों की उत्पत्ति होती है, 3 चीज़ों की उत्पत्ति होती है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो वेस्ट मटेरियल है, जल निकलता है, और साथ ही साथ में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसी ऊर्जा के उत्पादन का हम हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। तो इसकी एक जो केमिकल रिएक्शन है वो है C6H12O6 प्लस 6O2 से बनता है सारा ऑक्सीकरण एक्टिविटी के बाद में 6CO2 प्लस 6H2 और 38 ATP। तो इस तरीके से ऊर्जा का उत्पन्न होता है, और ये जो सारी क्रिया होती है वो ऑक्सीजन के कारण होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा होती है। अगर समझो किसी स्थिति में ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले अनऑक्सीज जो श्वसन तंत्र की जो क्रिया है, उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ही ऊर्जा के उत्पन्न होते हैं। अब मनुष्य के श्वसन दर के बारे में हम जानेंगे कि 1 मिनट में जो मनुष्य जितनी बार श्वास प्रश्वास करता है, उसे मनुष्य की श्वसन दर कहा जाता है। तो जो परिपक्व या वयस्क आदमी है, उसका जो होता है प्रति मिनट जो होता है 16 से 18 बार श्वास लेता है वो, और जो छोटा बच्चा होता है वो लगभग प्रति मिनट 40 बार श्वास को लेता है। तो श्वसन तंत्र को जो नियंत्रण करता है हमारा ब्रेन का, वो भाग जो है उसका नाम है मेडुला। मेडुला भाग जो होता है हमारे श्वसन तंत्र को हमारे दिमाग में नियंत्रित करता है। अब इसके अलावा एक चीज़ और आती है, द कैपेसिटीज ऑफ एयर इन लंग्स। लंग्स के अंदर कितनी हवा का सामर्थ्य होता है, इसके बारे में बताया जाता है। तो जो टोटल जो होता है वो लगभग 6000 के आसपास ml में होता है। 6000 ml बोलते हैं, या फिर ऐसे बोलो 6 किलो की कैपेसिटी वाला। ठीक है, तो इसको सब अलग अलग डिवाइड करके हम समझते हैं कि इसको मापना कैसे होता है कि एक यंत्र आता है, एक आर्टिफिशियल यंत्र होता है जिसका नाम है स्पायरोमीटर। जो स्पायरोमीटर होता है वो लंग्स की कैपेसिटी के बारे में ये सारी चीज़ें होती है। तो इसमें क्या कहा जाता है कि जब श्वास ली जाती है तो और श्वास छोड़ी जाती है, तो नॉर्मली रूप से हम जितना श्वास लेना और छोड़ते करते हैं वो लगभग 500 ml होता है, 500 ml। इतना ही हम श्वास प्रश्वास में यूज़ करते हैं। पर श्वास लेने के बाद में भी अतिरिक्त मात्रा जो श्वास और ले सकता है, तो हमारे शरीर की कैपेसिटी होती है कि 3300 ml और श्वास को भरा जा सकता है। जितना हम नॉर्मल लेते हैं ना, उससे भी ज़्यादा हम इसको आर्टिफिशियली या फिर अपने प्राणायाम के द्वारा जब लेते हैं तो वो हम ज़्यादा ले सकते हैं। और पर जब श्वास से सारी श्वास निकल जाती है, उसके बाद में भी अगर हम कुछ श्वास का अंश छोड़ पाते हैं तो वो लगभग 1000 ml श्वास हम और छोड़ सकते हैं। किंतु फिर भी सब कुछ करने के बाद में भी हमारा हवा का जो लंग्स के अंदर उपस्थिति होता है वो खत्म नहीं होता है। हमारे सब कुछ निकालने के बाद में भी लगभग 1200 ml शरीर खुद के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए उतनी हवा हमारे शरीर लंग्स के अंदर उपस्थित ही रहती है हमेशा। तो इस तरीके से अगर टोटल किया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 6000 ml की जो श्वास प्रश्वास की कैपेसिटी हमारे शरीर की लगभग होती है। इससे कुल धारिता जो है हमारी श्वास की, वायु धारिता जो बोलते हैं, वो 6000 ml की होती है। अब श्वसन तंत्र के ऊपर योग का प्रभाव के बारे में हम जानेंगे। जैसे तो योग का बहुत बड़ा हिस्सा जो है श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ है। श्वास हमारे जीवन का सबसे बेसिक आधारभूत है होने के कारण श्वास को हमेशा योग के माध्यम से या फिर अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत महत्वता दी गई है। पर इस श्वसन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी योग बहुत कार्य करता है। तो सबसे पहले योग के अंदर जो षट क्रिया है उसमें से जो धौति क्रिया और नेति क्रिया,
ये इन दोनों का काम होता है। हमारा जो नाक वाला जो हिस्सा है और ENT वाला जो हिस्सा है, ईयर, नोज और थ्रोट, उसको हमेशा क्लीन रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। फिर जो हमारा कफ जो बनता है हमारे शरीर के अंदर, तो वात, पित्त और कफ, इन तीनों में से कफ दोष की मात्रा बढ़ने के कारण उसको साफ करने के लिए धौती क्रिया की जाती है, जिसमें कुंजर क्रिया आती है, वस्त्र धौती क्रिया आती है, पवन धौती आती है। तो ये सारी धौती क्रियाओं के द्वारा उसकी शुद्धि की जाती है, ताकि जो हमारा कफ दोष बढ़ा हुआ था वो संतुलित हो सकें। फिर इसके बाद में क्या होता है कि आसन प्राणायाम किए जाते हैं। आसन प्राणायाम से क्या होता है कि हमारे श्वासों की जो प्रक्रिया है वो एक सिस्टमेटिक भी चलने लगती हैं और तेज भी होने लगती हैं। ब्लड सर्कुलेशन लंग्स की तरफ ज़्यादा जाने लगता है और इससे क्या होता है, हमारे शरीर और स्वस्थ बनता है। तो कौन कौन से आसन जो है हमारे लंग्स को और हमारे छाती वाला जो हिस्सा है उसको मजबूत बनाते हैं, तो जिसमें उष्ट्रासन है, गौमुखासन है, सिंहासन है, भुजंगासन है, धनुरासन है, चक्रासन है। ये सारे जो आसन हैं हमारे छाती का जो एरिया है उसको एक्सपांड करते हैं। एक्सपांड करने से क्या होता है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, आसान हो जाता है और इससे इन अंगों में मजबूती आती है और उनके रोग दूर होने लगते हैं। फिर जलंधर बंद है, जो 3 प्रकार के बंद है, मूल बंद, जलंधर बंद और उड्डयन बंद। तो इन तीनों बंद के कारण भी हमारे श्वसन की जो क्षमता है वो विकसित होती है और बहुत सारे रोग जो है श्वास के वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। फिर प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण करने से हमारे श्वसन दर की जो है स्थिति है वो संतुलित बनी रहती है। योग प्राणायाम दोनों ही श्वसन के लिए लाभदायी है। श्वसन तंत्र पर प्राणायाम का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम से श्वसन दर की क्षमता जो है उसको विकसित की जा सकती है और उसकी पूर्ण अवस्था तक उसको उपयोग किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। नियमित ध्यान करने से श्वास क्रिया जो होती है वो संतुलित होने लगती है। जब आप अपने ध्यान को श्वासों पर लगाते हैं तो श्वास धीरे धीरे संतुलन होने लगती है और संतुलित श्वास के साथ ही साथ में आप ऑटोमेटिकली संतुलित जीवन की तरफ उन्मुख होते हैं। फिर समाधि की सम अनुभूति करने के लिए सभी श्वसन अंग अपने कार्य को सुव्यवस्थित रूप से करते हैं, जिससे श्वसन तंत्र सक्रिय, ऊर्जावान और रोग मुक्त बनता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि योग का महत्व श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना हमारा सामर्थ्य श्वसन का बनता है, उसका जो जितना श्वसन अंग जितना स्वस्थ रहता है, उतना हमारे जीवन के अंदर हमारे शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब अगली जो चीज़ बताते हैं वो पथ्य और अपथ्य के बारे में बताते हैं कि क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ें नहीं खानी है। तो आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार शरीर के कफ प्रदान जो प्रकृति होती है, जो कफ बढ़ाने वाला जो नेचर बनता है, तो उसको बैलेंस रखने के लिए गर्म और ड्राई या उसको उष्ण या रुक्ष आहार का जो सेवन करना चाहिए और ठंडे और गरिष्ठ भोजनों से दूर रहना चाहिए। तो ये इसके बारे में बताया जाता है। इसके अलावा भी अभी सर्दी जुकाम, अभी सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो सर्दी जुकाम वगैरह जो होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जलनेती क्रिया करने के बाद में आपने कपालभाति कर लेनी है। कपालभाति के बाद में फेस स्टीम लेकर थोड़ी टाइम के लिए उसके अंदर है ना 2 बूंद है ना दोनों नाक में आप या तो षडबिंदु तेल या अणु तेल डाल सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा घी का जो बूंद है वो भी डाल सकते हैं। अगर वो नहीं उपस्थित हो तो आप नॉर्मल जो तिल का या सरसों का तेल जो होता है 1-1 बूंद गुनगुना सा अपने नाक में डाल सकते हैं, जिससे क्या होता है उसका स्नेहन होने से उसके अंदर की गंदगियाँ साफ होने लगती हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने छठा जो अध्याय था हमारा 6th चैप्टर जो था श्वसन तंत्र के बारे में वो कंप्लीट पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगला जो चैप्टर होगा वो उत्सर्जन तंत्र जो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, शरीर के अंदर की गंदगियों को बाहर फेंकने का जो पूरा प्रोसीजर है उससे रिलेटेड होगा। तो पढ़िए और पिछले वीडियोज़ को भी देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप बेहतर अंकों से पास हो सकें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। धन्यवाद।